हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से करंट अफेयर्स मई 2022 के करंट अफेयर्स अभी आप देखने वाले हैं। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, ये भी आप देख पा रहे हो। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और शेयर इसलिए भी करना क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूं आपको वो क्वेश्चंस एग्जाम में दिखने वाले हैं। मैंने बहुत मेहनत करी है, मुझे पता है आप पक्का लाइक दबा रहे हो और शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। जो भी आपका फ्रेंड कोई भी एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम दे रहा होगा, उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे अगर वहां करंट अफेयर्स का एक सेक्शन होगा तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन आता है, प्रेस जरूर करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आएंगे नहीं, हम वीडियो डालेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा और आप मिस कर दोगे वो इंपॉर्टेंट वीडियो। तो अब मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, आप बस ध्यान से फोकस होकर देखना। ये सेशन हिंदी मीडियम में है, तो अगर आप इंग्लिश का सेशन देखने आए हो, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम वाला, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, लुक फॉर इट। ये वाला सेशन हिंदी में है। अब यहाँ पर हम हिंदी में ही बात करेंगे और हिंदी में ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल न्यूज सेगमेंट है ये, इंटरनेशनल न्यूज वाला, जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों में अगर उनके दौरे पर थे, अगर वो विजिट करके आए हैं और कंट्रीज, तो उन कंट्रीज के हेड्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और अगर उन कंट्रीज के हेड्स की बात करें तो आपको बता दूं, हम पहले जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की बात करने वाले हैं, जहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इन देशों के विजिट पे थे। जब हमने कहा पहला, तो यहां पर देखिए कि ओलाफ शोल्स जो हैं वो जर्मनी के चांसलर हैं। हमारे प्रधानमंत्री दौरे पर थे दूसरे देशों के और दूसरे देशों के हेड से मिले, तो वो जो हेड में हमने कहा जर्मनी, ओलाफ शोल्स वहां के चांसलर हैं। यहां पर नेक्स्ट में जब हम पढ़ेंगे तो मेटे फ्रेडरिक्सन, आपने वीडियोस भी देखी होंगी और यहां आपको इनकी पिक्चर दिख रही है, तो मेटे फ्रेडरिक्सन से भी मिले हैं। और ये कौन है, ये डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं। नीचे अगर आप थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे तो इमानुएल मैक्रोन, जिनका नाम आप मेरे से बहुत बार सुन चुके हो, ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, मेटे फ्रेडरिक्सन हमने कहा डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स। इनसे मिले कौन, हमारे प्रधानमंत्री। बस ये देखिए, ध्यान से ये समझिए कि अगर प्रधानमंत्री विजिट पर थे तो उस देश का जो हेड है वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही इंटरनेशनल न्यूज का ही सेगमेंट हम कवर कर रहे हैं। ये आपने बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे पॉपुलर होती हुई बात देखी, जिसमें आपने सुना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिलीज किया गया। हम कह रहे हैं 180 देश थे। 180 देशों में आपने क्या चीज देखी, आपने ये देखा कि इंडिया का रैंक जो है वो 150वां, बहुत गिरा। पीछे का याद मत करिए, सब जगह लिखा हुआ है कि 142 से 150 हो गया, आपको कुछ नहीं याद करना है। जब हम ऐसे याद करते हैं तो हमें बाद में कंफ्यूजन होती है। आप बस ये याद रखिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा रैंक और नीचे चला गया है, 150th नंबर पे हम पहुंच गए हैं। इंडिया का रैंक 150th है। पहले नंबर पर नॉर्वे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके टाइप। सेकंड नंबर पे डेनमार्क और थर्ड पे स्वीडन। फर्स्ट 3 कंट्रीज याद कर लीजिए, कई बार वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन याद रखिए पक्का से। डेनमार्क अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, मेटे फ्रेडरिक्सन प्रधानमंत्री यहाँ की, याद होगा आपको। नेक्स्ट आप जरा ये पढ़िए, देखिए अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो तो उस एक पेज पर मल्टीपल पॉइंट्स हैं, और उन मल्टीपल पॉइंट्स में अगर आप सोचिए हर पॉइंट में क्वेश्चन है, कोई कहानी नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सिर्फ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूं। मुझे पता है आप समझ पा रहे हो ये बात, ये सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। अपनी तरह से मैं सारा कवर करने की कोशिश करती हूँ, आपसे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो खत्म होने से पहले आप सब याद कर लोगे। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये पब्लिश करता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन पब्लिश करता है ये पूछा जाता है, इसीलिए लिखा है अंडर मिशन सागर 9 INS घड़ियाल डिलीवर्स मेडिकल एड टू श्रीलंका। श्रीलंका की हालत आपने देखी है, हर चीज जो है अभी उन्हें पहुंचाई जानी चाहिए, तो इंडिया क्या कर रहा है, हम कह रहे हैं मिशन सागर है। 9th नंबर हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम कह रहे हैं INS घड़ियाल जो है डिलीवर करेगा मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस, मेडिकल एड टू श्रीलंका। अब यहां पर देखिए
किसको डिलीवर करेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या डिलीवर करेगा ये इंपॉर्टेंट है, कौन डिलीवर करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, कौन से मिशन के तहत करेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। हर चीज पूछे जाने वाली है। कहने को एक पॉइंट था, उसमें 4 चीजें लिखी थी, तो क्वेश्चन आपसे 4 तरीके से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अपॉइंटमेंट्स एंड इलेक्शंस, ये हमारे हेडिंग्स जो हैं ये डिवाइड करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस को। सारे के सारे वीडियोस में आप इस तरह का क्लासिफिकेशन, इस तरह का डिवीजन देखोगे। हम कह रहे हैं पहली चीज पढ़िए अपॉइंटमेंट्स और इलेक्शन में, नास्कॉम के चेयरमैन 22 और 23 के लिए, नास्कॉम के चेयरमैन 22 और 23 के लिए कृष्णन रामानुजम बनाए गए। पिक्चर देखिए यहां पर। टीसीएस वाले ऐसा याद रखिए, क्योंकि आप ये जानना चाहोगे ना, अगर किसी को नास्कॉम जैसे का चेयरपर्सन बनाया जा रहा है तो आपको ये याद होना चाहिए कि उनका कोई बैकग्राउंड भी तो होगा ना, और अच्छा वाला बैकग्राउंड होगा। तो टीसीएस के कृष्णन रामानुजम को बनाया गया है नास्कॉम का चेयरमैन। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपको अगर याद हो तो हमने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो पढ़ लिए थे, लेकिन मैं कह रही हूं लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बीएस राजू को बनाया गया है। इन्हें देखिए यहां पर, तो हम कह रहे हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बीएस राजू। प्लीज नाम याद रखिए, सबके सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन जो है ऐसा इंपॉर्टेंट है कि आप छोड़ एक भी क्वेश्चन नहीं सकते। नेक्स्ट में पढ़िए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग। न्यू चीफ, फिर वही बात, अगर किसी ने चीफ बोल दिया है तो आप इसको कुछ गलत मत समझना, चांसलर बोल दिया है तो गलत मत समझना। तो हम प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के रैंक वाले ही तरीके से बात कर रहे हैं कि उन कंट्री के हेड्स है वो। तो न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग, क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये चीफ कौन सा पढ़ाने लग गई मैम। आप ये देखो ना, मैं कोई कंपनी का चीफ थोड़ा पढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव, हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव। दैट मीन्स मैं कोई इंपॉर्टेंट रैंक ही डिस्कस कर रही होंगी। तो इनका नाम है जॉन ली। इनका नाम क्या है? जॉन ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ओनली इंडियंस एट कांस फिल्म फेस्टिवल जूरी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कांस फिल्म फेस्टिवल में और कोई कभी था ही नहीं, हम अभी की बात कर रहे हैं कि अभी वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी में सिर्फ एक ही इंडियन, अभी जो हम कह रहे हैं अभी वाले में, वो दीपिका पादुकोण। नाम याद रखिए, क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। एक पेज था, 4 क्वेश्चन थे, आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, मुझे लग रहा है आपने ये याद कर लिया है। नेक्स्ट जरा पॉइंट पढ़िए। अब एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर, देखिए एडवाइजर टू पीएम अगर कोई बन रहा है तो उस इंसान का रैंक पहले भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ऊपर लेवल पे वो पहले ही होंगे। हम कह रहे हैं कि अगर आप ये देखिए कि एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी जो थे, उन्हें, नाम क्या है उनका? तरुण कपूर, उन्हें एडवाइजर टू पीएम अपॉइंट किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आप जानते हो। एडवाइजर टू पीएम अगर कोई बन रहा है तो क्वेश्चन सोचिए ना कितना कितना अच्छे लेवल का है। तो एडवाइजर टू पीएम तरुण कपूर, हम कह रहे हैं ये क्या, कौन थे ये पहले? ये पेट्रोलियम सेक्रेटरी, एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी। नेक्स्ट पढ़िए रॉबर्ट गुलोब, फ्रीडम मूवमेंट पार्टी के इलेक्टेड पीएम ऑफ स्लोवेनिया। देखिए हर बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ये याद तो कर लेते हैं कि नाम क्या है, क्या बने हैं और कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। पार्टी भूल जाते हैं, पार्टी ब्रैकेट में लिखा है, इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन घुमा के पार्टीज के बारे में पूछा जाता है, याद करना जरूरी है। और आपको फ्रीडम मूवमेंट पार्टी लगेगी नहीं, मैंने लिख दिया है, प्लीज याद रखिए, दोबारा बोल रही हूं। स्लोवेनिया के इलेक्टेड प्रधानमंत्री फ्रीडम मूवमेंट पार्टी के रॉबर्ट गुलोब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इकबाल सिंह लालपुरा रीअपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो आपको दिख ही रहा है यहां पे माइनॉरिटीज की बात होने लग गई। हम कह रहे हैं इकबाल सिंह लालपुरा जो है उन्हें दोबारा से अपॉइंट कर लिया गया है चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का। अगला क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट डेज है यहां पे, इंपॉर्टेंट डेज एंड इंपॉर्टेंट डेट्स है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपको याद हो अभी वर्ल्ड प्रेस
फ्रीडम जो था, हम इंडेक्स की भी बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हम कह रहे हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। मई की बात हो रही थी ना, इसीलिए तो देखिए कि मई की बात हो रही थी, इसीलिए हमने क्या किया, उस इंडेक्स को भी डिस्कस कर लिया जिसमें नॉर्वे टॉप पे था, जिसमें इंडिया का रैंक 150वां था। तो हम कह रहे हैं 3 मई को मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे, जिसका थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। 1 मई को हमने कहा उज्ज्वला दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस या फिर रेड क्रेसेंट डे, ये इस्लामिक नेशन जो है उसे क्रेसेंट डे बोलते हैं, तो हमने कहा वर्ल्ड रेड क्रॉस या वर्ल्ड रेड क्रेसेंट डे, मतलब क्रॉस डे और क्रेसेंट डे आप 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिए इसे। फिर हम कह रहे हैं कि इसका थीम जो था बी ह्यूमन काइंड, बी ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट में आप देखिए वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, हेल्थ कंडीशन है थैलेसीमिया, अगर आपको पता हो तो 8 मई को ही रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखिएगा पक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया इन फोकस। अब यहां पर इंडिया इन फोकस में क्या किया है इंडिया ने, तो एक साथ ढेर सारे झंडे फहराए गए, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यहां पर देखिए आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, तो मैं यहां कह रही हूं कि भोजपुर बिहार एक जगह, ठीक है, भोजपुर बिहार में एक जगह, हम कह रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम क्यों आ गया, कह रहे हैं कि 78,000 नेशनल फ्लैग्स जो है वो वेव किए, वो फहराए, तो हम कह रहे हैं कि भोजपुर बिहार में ऐसा हुआ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई और हैदराबाद, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई एंड हैदराबाद, तो ये अच्छी बात है, ऐसी बातें सुन के अच्छा लगता है। इंडिया इन फोकस में पढ़ रहे हैं हम। हैदराबाद जो था वो अभी ही नहीं है, वो 2020 में भी था, क्या ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 2020 भी याद रख रहे हैं, पक्का से याद रख रहे हैं। मैंने क्या कहा, 2021 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मुंबई एंड हैदराबाद, और हैदराबाद तो 2020 में भी था। आप यहां पर देखिए और नेक्स्ट पढ़िए जरा, कह रहे हैं कि यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्बर डे, आर्बर डे अगर हम बात करें तो आर्बर आप वैसे समझ के चलिए कि टी प्लांट कर रहे हैं, पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक जो है वो टी प्लांट कर रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जनरल पब्लिक जो है वो क्या कर रही है, ट्रीज लगा रही है, तो हम कह रहे हैं यूएन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आर्बर डे जो है, इसने ये जो रिलीज करते हैं जहां पर वो ट्री सिटी किसी को कह रहे हैं 2020 और 21 वाली, तो ये कर रहे हैं, ये यहां पर देख लीजिए। नेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे जो नीचे वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट वाला, वो है इंडिया टू होस्ट सेकेंड स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023। आप पहले ये चीज सोचिए कि अगर आप स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप करा रहे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप करा रहे हैं, तो यहां पर सोचिए कि आप स्ट्रीट चिल्ड्रन को क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं यहां पर सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है, सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप यूएन बोलिए या सेव द चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, तो ये कोई इनिशिएटिव जिससे क्या हो रहा है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन को भी क्या मिल रहा है, कुछ अच्छा मौका मिल रहा है, और वो भी क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी से बाहर आ सकते हैं, ऐसा सोच लीजिए। तो इंडिया टू होस्ट सेकेंड स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023, हर हाल में याद रखिए पक्का से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस। अब वो बच्चे जो बैंकिंग का एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान से देखें, क्योंकि अब मैंने बताया पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो स्टूडेंट्स बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे होते उनके लिए ये वाले क्वेश्चंस कुछ आप बीच में स्किप कर सकते हैं, लेकिन बैंकिंग वाले एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते आज के वीडियोज में से। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि रेट्स चेंज होना बहुत बड़ी बात हो जाती है, रेट्स चेंज होती हैं तो पूरी की पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, चलिए पहले पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट है ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर एमएसएमईज। तो एमएसएमईज के लिए लॉन्च किया है डिजिटल इकोसिस्टम।
ऑल इन वन, ओपन फॉर ऑल, मतलब हम सारी की सारी चीजें क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक जगह पे ला रहे हैं एमएसएमईज के लिए, डिजिटल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। कौन कर रहा है ये? आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है। दोबारा सुनिए, आईसीआईसीआई बैंक एमएसएमईज के लिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, हम कह रहे हैं डिजिटल इकोसिस्टम ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल आईसीआईसीआई बैंक। चलिए, रेट चेंज हुए हैं बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू के बाद, हम कह रहे हैं आने के बाद, वो पहले आ चुकी है और फिर उसके बाद क्या किया, रेट्स चेंज कर दिए। तो अजीब था थोड़ा, लेकिन अब रेट्स चेंज हो गई हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। हम कह रहे हैं यहाँ पर रेपो रेट जो है 4.4%, 4.4%। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि जब रेपो रेट है, हम एलएएफ कॉरिडोर, मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था अगर आपको याद हो, कि एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, जहां पर हम कह रहे हैं कि ऊपर क्या है, रेपो है, नीचे हम क्या कह रहे हैं, रिवर्स रेपो होता था, रिवर्स रेपो होता था। हम कह रहे हैं यहां पर रिवर्स, इसकी जगह पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि रिवर्स कहीं चला गया है रिवर्स, लेकिन हम कह रहे हैं इसकी जगह पर क्या आ गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गया है। तो एलएएफ कॉरिडोर में अब जगह बदल के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ आ गया है। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि अब अगर रेपो बढ़ाया जाए, 0.4% जैसे रेपो अगर बढ़ा दिया, तो असर इस पे नहीं, क्योंकि अब ये नीचे फ्लोर पे ये नहीं है। हम कह रहे हैं अब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में नीचे फ्लोर पे कौन है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, इसीलिए रेपो में चेंज आने से इस फ्लोर पे चेंज आएगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में चेंज आएगा। इसीलिए मैंने यहां पर रेपो के साथ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट लिखा है। तो 4.4% रेपो रेट हो गया है, और इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं, देखिए वहां पर एसडीएफ हम कह रहे हैं क्या, 4.15%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 4.65%। फिक्स रिवर्स रेपो रेट में चेंज नहीं आया, रेपो रेट में चेंज आया था। फिक्स रिवर्स रेपो जो है वो 3.35% है। अब ये कैश रिजर्व रेशो है जो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, 4.5% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये कह रहे हैं हम लोग। अगर आपको कैश रिजर्व रेशो नहीं पता है, तो जो बैंक है, बैंक के पास जितना लायबिलिटीज हैं, तो बैंक के पास जितनी लायबिलिटीज हैं, उन लायबिलिटीज पे हम कह रहे हैं कि बैंक उसका कुछ रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास रखता है। क्या रखता है? वो बैंक जो है आरबीआई के पास रिजर्व रखता है। तो हम कह रहे हैं, आप ये देखिए, उस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का, उस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का कैश रिजर्व रेशो मैं कह रही हूं 4.5%। याद रखिए, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, कैश रिजर्व रेशो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये समझिए कि आसान सी भाषा में समझिए, कैश रिजर्व रखा है बैंक ने आरबीआई के पास। ये बात तो मैंने आसान तरीके से आपको समझाई, इसको मैं आसान करने की कोशिश करती हूं कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में अगर कोई बैंक है, उसका अगर सेविंग्स और करंट अकाउंट है, तो आप कह रहे हैं कि कस्टमर आएगा और कभी भी डिमांड कर लेगा अपना पैसा, तो वो क्या है, वो है डिमांड लायबिलिटी। वो क्या है? वो है डिमांड लायबिलिटी बैंक के लिए। अब अगर बात करूं टाइम लायबिलिटी की, तो टाइम लायबिलिटी क्या है? टाइम लायबिलिटी एफडी जैसी चीजें जिनके अंदर टाइम, जिनके अंदर टर्म आ जाता है, तो वो टर्म वर्ड आ जाता है, इसीलिए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बैंक वाली। तो हम कह रहे हैं, खुद सोचिए ना, अगर बैंक के पास पैसा है तो वो क्या है, उसके लिए वो लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो बैंक का पैसा खुद का तो है ही नहीं, आपने वहां जाकर डिपॉजिट किया है। तो वो किस तरह का, मैंने कहा आप पैसा कभी भी मांग लेंगे, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डिमांड लायबिलिटी। हमने कहा टर्म आ जाएगा, एफडी टाइप, आरडी टाइप, तो हम कह रहे हैं वो क्या है, वो टाइम लायबिलिटी हो जाएगा। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी 4.5%। पॉलिसी का स्टैंस क्या है? अकोमोडेटिव है। पॉलिसी का स्टैंस क्या है? अकोमोडेटिव है। अब ये जो मैंने आपको बात बताई, ये बहुत शैलो, ये ऊपर ऊपर से मैंने आपको बात बताई। आप अगर पूरा इन डेप्थ नॉलेज भी चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा लाइव कोर्स। हमारे पास लाइव बैचेस हैं, आप हम लोगों से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट
बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो अगर आप चाहें लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर लीजिए और ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आ रहा है। अच्छा, अभी बैंकिंग न्यूज ही पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिए कि इसके बियॉन्ड बैंक में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स वाले होते हैं। बैंकिंग में करंट में क्या चल रहा है वो समझिए कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इक्विटास होल्डिंग करंट में जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इक्विटास होल्डिंग टू मर्ज विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखिए यहां पर हम जो बात कर रहे हैं, इक्विटास जो है, इक्विटास होल्डिंग टू मर्ज विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्वेश्चन अच्छा है ना। फिनो पेमेंट्स बैंक टू ऑफर एफडी एंड आरडी सर्विस ऑफ सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। हम कह रहे हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के पास। अब वो भी एफडी आरडी देने लगा, लेकिन किसकी एफडी और आरडी दे रहा है? आसान भाषा में हम कह रहे हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी और आरडी दे रहा है। याद रखेंगे, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ऐसे पढ़ने पे शायद आपको समझ ना आता, मैंने इसलिए आसान करके बताया कि फिनो पेमेंट्स बैंक है, एफडी आरडी दे रहा है, सर्विस दे रहा है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की दे रहा है। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू ज्वाइन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर पढ़िए, पिक्चर देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पे को ज्वाइन कर रहा है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। अब अगर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाइक्स इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर इंश्योरर्स इन बीएफएसआई सेक्टर टू 30%, तो आपको ये समझना है कि ये पहले तो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी है, तो अगर ये चलाएगी तो किस पे चलाएगी? ये इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस सेक्टर पे ही चलाएगी। कहने का मतलब अगर किसी को गाइडलाइंस दे रहे हैं तो गाइडलाइंस किसको देंगे? प्राइमरली वो इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेगा ना, इंश्योरेंस कंपनीज को ही देगा वो गाइडलाइंस। तो हम कह रहे हैं कि DAI ने हाइक किया इन्वेस्टमेंट लिमिट को इंश्योरर्स के लिए, मतलब इंश्योरर कंपनीज के लिए। किस सेक्टर में वो 30% तक का क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये किसकी बात हो रही है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस की बात हो रही है। ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर टू 30%। याद रखिएगा, मेरे ख्याल से मैंने आसान बनाने की कोशिश की है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स। हम कह रहे हैं कोचीन शिपयार्ड। अच्छा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, अलग चीज। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हम कह रहे हैं इंडिया टू बिल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल, हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल जिसमें हम कह रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कोचीन शिपयार्ड में ये हम कह रहे हैं जगह है, आपको बता रहे हैं जहां पर ये होगा। नेक्स्ट है बिल्टी यूएस। ठीक है, मतलब ये यूएस का बिल्टी है। देखिए यहां पर हम बताना क्या चाह रहे हैं, बिलिटी के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये सेटअप कर रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर प्लांट इन तेलंगाना। तो अगर इंडिया में ऐसा हो रहा है, आप जानते हो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया में लगा रहा है, तेलंगाना में लगा रहा है, हम कह रहे हैं बिलिटी यूएस जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर प्लांट कहां लगा रहा है? तेलंगाना में लगा रहा है। इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट सेटअप इन पूर्णिया बिहार। दोबारा सुनिए, इंडिया का पहला, तो पहला जब होता है इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। थोड़ा लंबा सा नाम है लेकिन याद रखिए, लंबी सी चीज है, ये भी याद रखिए, बोल रही हूं ना। तो ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है, पूर्णिया बिहार में है, तो पूर्णिया में आ रहा है, लगाया जाएगा। इसरो टू लॉन्च वीनस ऑर्बिटर मिशन, इसरो लॉन्च कर रहा है वीनस ऑर्बिटर मिशन। अगर आपको वीनस ऑर्बिटर नहीं याद रहता, वीनस मिशन करके याद कर लीजिएगा। दिसंबर 2024 तक जो है क्या करेगा? लॉन्च करेगा वीनस ऑर्बिटर मिशन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम अनवेल्स 108 फीट लॉर्ड हनुमान स्टैचू इन मोरबी गुजरात में जगह है। स्टैचू आप देख पा रहे हैं हनुमान जी का। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने 108 फुट
ऊंचा लॉर्ड हनुमान जी का स्टैचू मोरबी गुजरात में अनवेल किया। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत। कार्बन न्यूट्रल होना हर बार ही अच्छा होता है, आप जानते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो पल्ली जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, तो पल्ली जम्मू एंड कश्मीर में जगह हम कह रहे हैं जो पहला इंडिया का कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। ठीक है, मियाँ का बाड़ा, यहां पर जरा पढ़िए एक बार, आपको ये लगा के बताया पिक्चर। तो मियाँ का बाड़ा हॉल्ट स्टेशन है, मियाँ का बाड़ा स्टेशन, इसको रीनेम किया गया है महेश नगर हॉल्ट राजस्थान। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो महेश नगर हॉल्ट राजस्थान, इसका नाम बदल दिया गया है, मियाँ का बाड़ा हॉल्ट का स्टेशन है, नाम बदला गया है। ऐसा होता है तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स न्यूज है। स्पोर्ट्स न्यूज में हम कह रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में यूनिवर्सिटी ही पार्टिसिपेट करेगी ना, तो अगर नंबर 1 आएगी तो कोई यूनिवर्सिटी आएगी, नंबर 2 आएगी तो कोई यूनिवर्सिटी आएगी। तो हम कह रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 मेडल टैली के हिसाब से नंबर 1 जैन यूनिवर्सिटी 20 गोल्ड, नंबर 2 लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 गोल्ड, नंबर 3 पंजाब यूनिवर्सिटी 15 गोल्ड। तो सारी की सारी चीजें याद करिए, तीनों को याद कर लीजिए, मेरे हिसाब से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर आपको वेन्यू अगर पता हो, तो वेन्यू नहीं पता है, नहीं समझ में आएगा, तो जैन यूनिवर्सिटीज खेल रही हैं, यूनिवर्सिटी में ही खेल रही हैं और यूनिवर्सिटीज ही टॉप करेंगी। तो जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉनी ओ सुलिवान हम कह रहे हैं इंग्लैंड के हैं, 2022 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। हम कह रहे हैं शेफील्ड इंग्लैंड में ये हुआ था। दोबारा सुनिए, हम कह रहे हैं रॉनी 2022 वाला वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत गए, इंग्लैंड के हैं ये, और कहाँ हुआ था ये, शेफील्ड इंग्लैंड में ही ये स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी। वेन्यू ऑफ 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था, ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हम कह रहे हैं 4th नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पंचकुला हरियाणा, अंबाला, और हम कह रहे हैं चंडीगढ़ और दिल्ली। प्लीज याद रखिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कहां कहां कराया जा रहा है, वो आपको याद रखना होगा। 4थे नंबर के पंचकुला हरियाणा में, अंबाला चंडीगढ़ दिल्ली। मैस्कट इसका विजय टाइगर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जया ब्लैक बक, देख लीजिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, आपको जया भी दिख रही है और विजय भी दिखाई दे रहा है। तो हम कह रहे हैं कि विजय टाइगर और जया ब्लैक बक याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका मैस्कट था वो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। रवि कुमार विंस गोल्ड एट 2022। रवि कुमार, आपने देखा है इनको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इनकी बात चल रही थी। तो रवि कुमार विंस गोल्ड कहां पर, हम कह रहे हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022। यहां पर उलान बाटर मंगोलिया में जगह है, उलान बाटर हम कह रहे हैं जगह है मंगोलिया में, आप ये नाम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है। तो उलान बाटर मंगोलिया में जगह है जहां पर रवि कुमार गोल्ड जीत के आए हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। नीचे बढ़िए, केरला ने बीट किया है वेस्ट बंगाल को और जीत लिया 75वें नंबर की संतोष ट्रॉफी को। तो हम कह रहे हैं 75वें नंबर की संतोष ट्रॉफी किसने जीती, केरला ने जीती, वेस्ट बंगाल को हरा के जीती। ये क्वेश्चन लास्ट था, यहाँ पर मैं रैप अप कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, अगर लैंग्वेज कंसर्न था तो इंग्लिश वाले सेशन को देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।